जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का 44वां दिन है। टीवी अखबार आपको यहाँ दिखा नहीं रहा है, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मोर्चे पर फिलिस्तीन हमास मजबूती से लड़ रहा है। युद्ध के 43वें दिन की कैजुअलिटी बता रहा हूँ। सोचिए, एरिहा एबकैट जेबर कैंप पर आज सुबह 43वें दिन इजराइल ने चढ़ाई की। कई घंटे युद्ध के बाद आईडीएफ को पीछे, मतलब इजरायली फौज को पीछे हटना पड़ा और अपने सैनिकों के लाश को वो घसीट कर ले जा रहे हैं, वो बता भी नहीं रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर स्थित ब्रेंट बैरक्स पूरी तरह से बोरकान मिसाइल से नष्ट कर दिए गए हैं। ये नेतन्याहू टेररिस्ट के लिए सबसे बड़ा झटका है, सबसे बड़ा झटका बता रहा हूँ। इजराइल के पूरे बैरक को नेस्तनाबूद कर दिया गया है हिजबुल्लाह के द्वारा। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। और सोचिए, ये ठीक सुबह 10:15 पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के दहिरिया में तैनात एक आईडीएफ टुकड़ी को चिन्हित करके मिसाइल से मारा। पूरी टुकड़ी साफ हो गई। ये तमाम खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। सोचिए किस तरह से टंडेम सेल्स ने आईडीएफ के 7 वाहन नष्ट कर दिए हैं। ये वाकया गाजा के उत्तर बेकिट हैनन, बेट लहिया, अल सवतवाई और जबीला कैंप से घटित हुआ है, जो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और 50 से ज़्यादा इजरायली फौजों को सुपुर्दे खाक किया गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई और मजबूती से लड़ रहा है। हमास के इस युद्ध में हमास के साथ पूरा फिलिस्तीनी अब आ गया है। सोचिए, 20 लाख फिलिस्तीनियों को जिस तरह से इजराइल ने बेघर कर दिया, उसके बाद हर फिलिस्तीनियों के आंख में बस यही सपना है, लड़ना है, आज़ादी की लड़ाई लड़ना है, फिलिस्तीन के आज़ादी के लिए लड़ना है, इजराइल के बमों से नहीं डरना है। न अब उनका परिवार बचा है, न उनके घर बचा है, बस उनके आंखों में एक ही सपना है, फिलिस्तीन, आज़ाद फिलिस्तीन। और सोचिए, 75 सालों से इजराइल किस तरह का झूठ बोल रहा था पश्चिमी मीडिया के जरिए, चाहे वो CNN हो, चाहे वो BBC हो, और मीडिया के दम पर, अखबार के दम पर, प्रोपेगेंडा के दम पर इजराइल ने साबित कर रखा था कि फिलिस्तीन आतंकी देश है, हमास आतंकी है। लेकिन अब साफ हो गया है कि सबसे बड़ा आतंकी जो है वो इजराइल है। इंडोनेशिया अस्पताल में अभी भी 2000 लोग जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अल-शिफा अस्पताल को बर्बाद कर दिया गया है। जिस तरह से स्कूलों पर बम गिराए जा रहे हैं, अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये मानवतावाद के खिलाफ लड़ाई है, ये इंसानियत के खिलाफ लड़ाई है। और सोचिए, वहीं हिजबुल्लाह, हूती और हमास, ईरान, ये सब सिर्फ इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, इजरायली ट्रूप पर हमला कर रहे हैं, उनके टैंक उड़ा रहे हैं। अभी भी वो नागरिक जो इजराइल के नागरिक हैं उन पर बमबारी नहीं कर रहे हैं। और इसी का असर है, इसी ईमानदारी की वजह से पूरी दुनिया ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। आज यूरोप का कोई ऐसा देश नहीं है जो इजराइल के साथ खड़ा है। कोई ऐसा यूरोप का देश नहीं है जहां फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन नहीं हो रहा है। कोई ऐसा एशिया का देश नहीं है जहां इजराइल के साथ खड़ा हो। कोई ऐसा एशिया का देश नहीं है जहां प्रदर्शन नहीं हो रहा। मैच में आपने देखा, वर्ल्ड कप के फाइनल में भले भारत हार गया, लेकिन फिलिस्तीन के लिए किस तरह का मैसेज दिया गया। तो पूरी दुनिया में ही स्थिति है। लेकिन सबसे खास बात है, इजराइल जिस फिलिस्तीन को कमज़ोर समझ रहा था, दुनिया जिस फिलिस्तीन को कमज़ोर भांप रही थी, हमास को कमज़ोर समझ रहा था, उसने जाल बिछाकर बमबारी से भले इजराइल ने बढ़त बनाई थी, भले मलबे में तब्दील कर दिया था, भले मानवता को तार तार कर दिया था, लेकिन ग्राउंड पर उसके जवान अब मारे जा रहे हैं। रोज़ लगभग 50 इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, 50 से ज़्यादा उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं। और आज तो हिजबुल्लाह के मिसाइल ने पूरा का पूरा बैरक ही उड़ा दिया है। सबसे बड़ा ये सेटबैक है इजराइल के लिए कि पूरा उसका बैरक ही उड़ा दिया गया है। तो युद्ध के 44वें दिन की पूरी अपडेट बता रहा हूँ। और सोचिए, मैं बार बार कह रहा था, जिस तरह से रूस यूक्रेन के युद्ध में फंस गया था, क्योंकि यूक्रेन भले छोटा देश था, कमज़ोर मुल्क था, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और यूरोप ने हथियारों की सप्लाई की थी, उसके बाद यूक्रेन मुंहतोड़ जवाब दे रहा था रूस को। वही स्थिति अब फिलिस्तीन और हमास के साथ है। पूरा खाड़ी देश हथियारों की सप्लाई कर रहा है, पूरा का पूरा खाड़ी देश। वहीं 7 देश जो है वो मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लड़ने वाले देश हैं ईरान,
उसके बाद तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये वो देश हैं जो खुलकर इजराइल के ट्रूप पर बमबारी कर रहे हैं। और अब लगभग 10 से 15 लाख लड़ाके जो हैं वो सीधे सीधे इजराइल के टुकड़ियों पर हमला कर रहे हैं। और पूरे गजा पट्टी में, पूरे वेस्ट बैंक के इलाके में इजरायली सैनिकों के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं और एवरेज 50 सैनिक रोज मारे जा रहे हैं। तो सोचिए क्या स्थिति होगी इजराइल की। और आने वाले समय में अब लेबनान के पास कोई रास्ता नहीं है, हिजबुल्लाह के पास कोई रास्ता नहीं है, हुती के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो युद्ध से पीछे हट जाए। और जितना फिलिस्तीन का नुकसान होना था हो चुका है, अब बारी इजराइल की है। और सोचिए इजराइल की किस तरह से पूरी दुनिया में लोगों ने, पूरी दुनिया के इंटरनेशनल संगठनों ने, यूनाइटेड नेशन ने आइडेंटिफाई किया है कि ये विस्तारवाद की नीति थी और इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। बीच में खबर आई, कई बार शुरुआत में हुई कि सीज फायर हो, लेकिन इजराइल नहीं कह रहा था कि सीज फायर नहीं करेंगे। सोचिए इजराइल का राजदूत जो भारत में, वो कितना घमंड में चूर था। वो कहता था हमने न किसी से मदद मांगी है, न हमने हाथ पसारा है, हम अपने लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। आज वो गिड़गिड़ा रहा है भारत से मदद की। बेंजामिन नेतन्याहू 1 लाख भारतीयों को नौकरी का लालच दे रहा है, लेकिन भारत ने सीधे सीधे फिलिस्तीन का समर्थन किया। इसका साफ मतलब है कि दुनिया का कोई देश अब इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ इजराइल अपने ही जाल में फंस गया है और बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस देश को युद्ध में धकेल दिया है। और जिस तरह से अब इजरायली सैनिक मर रहे हैं, वैसे वैसे इजराइल के लोगों का धैर्य भी जवाब दे रहा है और वो अपनी ही सरकार के खिलाफ, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं और वहाँ भी उनकी गिरफ्तारी हो रही। तो सोचिए, एक हिटलर तानाशाह था, एक बेंजामिन नेतन्याहू तानाशाह है। तानाशाह तो शी जिनपिंग भी है, तानाशाह तो पुतिन भी है। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी और तानाशाह में जब चुनना हो, राजघराने में चुनना हो, तो डेमोक्रेसी चुनिए जहां कम से कम जनता की राय तो ली जाती है। बेंजामिन नेतन्याहू 21वीं सदी का सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी हिटलर है, जिससे दुनिया अब नफरत कर रही है और जो दुनिया भर में जेनोसाइड के लिए जिसे लोग दोषी कह रहे हैं। यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी उसे दोषी ठहराया है। तो सोचिए इस समय की सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूँ। 75 सालों तक जिस फिलिस्तीन को लोग कमज़ोर समझ रहे थे, जिसको अलग थलग कर दिया गया था, अब वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। और आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। कल तक जो फिलिस्तीन के बारे में आतंक का अड्डा कहा जाता था, वो दुनिया के लिए सबसे ऐसा देश है जिसके साथ दुनिया खड़ी है। और फिलिस्तीन ने साबित किया है कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और अब तक लग रहे आरोप उस पर गलत थे। और अब हर फिलिस्तीनी की आंखों में सपना है आज़ादी का और वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि ये जो हर साल 2 साल 6 महीने पर जो इजराइल हम पर हमला करता है, कब्जा करता है, इससे हमें मुक्ति चाहिए। और अब हमारी एक एक इंच ज़मीन इजराइल को लौटानी पड़ेगी, नहीं तो इजराइल से ये युद्ध लंबा चलेगा। और खाड़ी देशों ने, सोचिए पहली बार खाड़ी देश एकजुट हुए हैं फिलिस्तीन के पक्ष में। पहली बार 145 दिन फिलिस्तीन के साथ है और एक भी देश इजराइल के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब साफ है कि देर सवेर अब इजराइल को फिलिस्तीन की साथ न्याय करना पड़ेगा, नहीं तो वो खुद खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। तो सोचिए 75 साल के बाद दुनिया को सोशल मीडिया के दम पर, यूट्यूब, एक्स या फेसबुक के दम पर पता चला, मोबाइल के जरिए दुनिया को पता चला कि दरअसल पीड़ित देश फिलिस्तीन है और आतंकी देश इजराइल है। भारत में भी लब्बो-लुआब यही स्थिति है। इस देश के 90% लोगों की बातें अब पहुंचने लगी है। तो इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर पूरी दुनिया नज़र गड़ाए हुए है और फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। उसमें 7 पड़ोसी देश उसके साथ हैं, पूरा खाड़ी देश साथ है, हथियार सप्लाई कर रहा है। यहाँ तक कि एशिया में चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रूस ये हथियारों की सप्लाई कर रहा है फिलिस्तीन हमास के लिए। और वहीं पूरी दुनिया उसको मदद भी कर रहा है और इजराइल अलग थलग पड़ गया है। और अब साफ हो गया है कि आतंकी देश फिलिस्तीन नहीं, इजराइल है। तो युद्ध के 44वें दिन की सबसे बड़ी अपडेट थी कि पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और इजराइल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और कुछ दिनों में ही उसे घुटने टेकने पड़ेंगे और एक एक इंच ज़मीन फिलिस्तीन को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि फिलिस्तीनी अब आज़ादी की लड़ाई का मन बना चुके और वो किसी कीमत पर अब समझौता नहीं करना चाहते हैं। वो अपना घर गंवा चुके हैं, परिवार गंवा चुके हैं, बच्चे गंवा चुके हैं, वो अपना देश नहीं गंवाना चाहते हैं।
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।